नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग वीवीयू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है साथियों एमडीसी में पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये सभी मेजर वालों का रहता है, सेम सिलेबस, आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, अगर आपने एमडीसी में पब्लिक हेल्थ रखा है तो ये आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सीधा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों कि सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, इसके कार्य और महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो लिए गए हैं इंपॉर्टेंट ही है, आपको छोड़ना नहीं है, सब आपके सिलेबस से ही है। तो देखिए सार्वजनिक जो है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ, इसका आंसर देखिए लिखा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य वह विज्ञान या फिर कला है जिसका मुख्य लक्ष्य होता है कि समाज के सभी लोगों को बीमारी से बचाना, उनके जीवन को लंबा करना और सामुदायिक प्रयासों के जरिए उन्हें एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, वही होता है हम लोग का सार्वजनिक स्वास्थ्य। यानी कहने का मतलब ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य जो होता है वो सिर्फ एक के लिए न, मतलब पूरा समाज के लिए, उसको बीमारी से बचाना, उसको लंबा जीवन देना और सामुदायिक प्रयास के जरिए उन्हें एक अच्छा और स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना, तो ये हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है। देखिए नीचे लिखा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ किसी एक व्यक्ति के उपचार तक सीमित नहीं होता, यानी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय या फिर समाज को स्वस्थ की रक्षा और उसमें सुधार करने का विज्ञान है ये, और ये कला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, पूरे समुदाय या फिर समाज के लिए होता है, सभी को सुधार करने, सभी के स्वास्थ्य को सुधार करने की ये एक विज्ञान या फिर कला है। इसका मुख्य उद्देश्य है बीमारियों को पैदा होने से पहले ही रोकना और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, तो ये इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है। नीचे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो इसमें जो देखिए पहला उद्देश्य हो गया हम लोग का कि रोगों की रोकथाम, यानी जो बीमारी है उसको रोकथाम करना, जैसे संक्रामक रोग हो गया जैसे हैजा, मलेरिया, टीबी वगैरह, और गैर संक्रामक रोग जैसे शुगर वगैरह, कैंसर वगैरह, इन सभी को फैलने से रोकने का काम करता है ये हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, या फिर संक्रामक हो या फिर गैर संक्रामक रोग हो, सभी को रोकने का काम करता है। दूसरा है जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, बेहतर पोषण, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से औसत आयु में वृद्धि कराना, तो ये दूसरा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है साथियों कि स्वास्थ्य समानता, यानी स्वास्थ्य समानता यानी सभी को जो है स्वास्थ्य वगैरह का सम्मान मिले, किसी को भेदभाव ना हो। देखिए यह सुनिश्चित करना कि जाति, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि गरीब तक भी पहुंचे, तो ये सुनिश्चित करता है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। फिर चौथा हो गया साथियों पर्यावरण स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया और प्रदूषण नियंत्रण वगैरह के माध्यम से एक स्वास्थ्य वातावरण तैयार करना, तो ये चार मुख्य उद्देश्य है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य का। चलिए आगे देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रमुख कामों के बारे में, आखिर उसका काम क्या क्या है। तो देखिए पहला काम हो गया, इसे 3 श्रेणियों में पहले बांटा गया है। पहला श्रेणी है हमारा आकलन करना, यानी पता लगाना। ठीक है, इसमें वो आ जाता है हमारा निगरानी, समुदाय में फैल रही बीमारी वगैरह का डाटा वगैरह इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, रिसर्च करना, पता करना, तो ये पहला है। फिर है जोखिम की पहचान, स्वास्थ्य के लिए खतरा जैसे कि धूम्र, प्रदूषण या फिर खराब खान पान वगैरह का पहचान करना, यानी क्या जोखिम हो सकता है, तो ये दोनों पता करना, तो ये मेरा पहला श्रेणी में आ जाता है आकलन वाला। फिर दूसरा श्रेणी में आता है दोस्तों नीति विकास, यानी पॉलिसी डेवलपमेंट, जिसमें हो गया कानून बनाना, जैसे तंबाकू नियंत्रण कानून हो गया, ये अनिवार्य टीकाकरण नियम हो गया, या फिर खाद्य सुरक्षा मानक वगैरह तय करना, तो ये कानून बनाना हो गया। फिर रणनीति बनाना, स्वास्थ्य संकट जैसे कि कोविड-19 ही ले लीजिए, इन सब समय में सरकार को वैज्ञानिक सलाह वगैरह देना, रणनीति बनाना कि कैसे क्या करना है, तो ये दूसरा श्रेणी में हमारा आ जाता है। तीसरा श्रेणी है आश्वासन। ठीक है, आश्वासन यानी कि आप किसी को आश्वासन देना कि हाँ हम ये कर देंगे, तो सेवा वगैरह का उपलब्धता या सुनिश्चित करना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं पीएचसी
और अस्पताल सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये पहला। दूसरा हो गया स्वास्थ्य शिक्षा, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य आदतों के लिए जागरूक करना, तो ये दूसरा है। तीसरा है टीकाकरण, राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त टीकाकरण अभियान वगैरह चलाना, तो ये 3 श्रेणियों में जो है इसका काम करता है ये हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य। आगे अब देखेंगे साथियों जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके महत्व के बारे में, आखिर इसका क्या क्या महत्व है। तो पहला हो गया आर्थिक लाभ, यदि लोग कम बीमार पड़ेंगे तो इलाज पर खर्च कम होगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की जीडीपी वगैरह में सुधार होगा। यानी कहने का मतलब ये है जितना आदमी स्वस्थ रहेगा उतना ज़्यादा काम कर पाएगा और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ठीक है। दूसरा है शिशु और मृत मातृ मृत्यु दर में कमी, यानी कि माँ और शिशु के मृत्यु दर में कमी। बेहतर प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण कार्यक्रमों से माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकती है, तो ये दूसरा है महत्व है। तीसरा महत्व है साथियों महामारी नियंत्रण, यानी कोई भी महामारी फैल गया उसका नियंत्रण। यह विज्ञान हमें बताता है कि वायरस कैसे फैलता है और उसे जो है क्वारंटाइन या फिर मास्क जैसे उपयोगों से कैसे रोका जा सकता है, तो ये महामारी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। चौथा है सामाजिक न्याय, यह अमीरों और गरीबों के बीच स्वास्थ्य के अंतर को कम करता है, सभी को समान तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करता है। पांचवा हो गया बचाव इलाज से बेहतर, यह अवधारणा अस्पतालों पर दबाव कम करती है और बीमारियों के जटिल होने से पहले ही उसे रोक देती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है बीमार पड़ने से पहले, बीमारी होने से पहले बचाव के तरीके अपनाइए ताकि बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो ये है। आगे देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है साथियों कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा सेवाओं तक लिमिट नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण की नींव है। स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, सुरक्षित भोजन और समय पर टीकाकरण इसके प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दोस्तों कि महामारी विज्ञान जिसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में दिया भी गया है। तो देखिए समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि कोई भी स्पेशल जनसंख्या यानी विशिष्ट जनसंख्या में स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति जैसे कि बीमारी हो गया, चोट हो गया, मृत्यु वगैरह, इन सभी का वितरण, उसके कारण और उन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए किए गए अध्ययन को हम लोग महामारी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब समझिए, कह रहा है सरल शब्दों में लिखा है। देखिए बोल रहा है कि महामारी विज्ञान वह विज्ञान है जो यह पता लगाता है कि किस समाज में कौन सी बीमारी किन लोगों और क्यों हो रही है, यानी किन लोगों को हो रही है और क्यों हो रही है और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये सभी चीज़ का जो आकलन करता है, वितरण निकालता है, तो उसे ही हम लोग पता करता है, तो उसे ही हम लोग महामारी विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे देखिए लिखा है कि महामारी विज्ञान की प्रमुख विधियां क्या क्या है। तो देखिए महामारी विज्ञान के अध्ययन को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए तीनों श्रेणी यानी तीनों विधियों को देखते हैं। तो पहला विधि हो गया हम लोग का वर्णनात्मक विधि। ठीक है, वर्णनात्मक विधि, तो यह महामारी विज्ञान का पहला चरण है। जो हमारा महामारी विज्ञान है उसका ये पहला चरण है। इसमें बीमारी के प्रसार का आकलन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, यानी बीमारी जो है कैसे फैल रही है, ठीक है, उसका आकलन किया जाता है, उसका पता किया जाता है। तो ये पहला हम लोग का विधि है वर्णनात्मक विधि। देखिए समय स्थान, इसमें देखिए समय क्या है, यानी बीमारी कब फैली, यह क्या यह मौसमी बीमारी है या फिर साल भर रहती है, तो ये पता करना, यानी समय का पता करना। उसके बाद जो है स्थान का पता करना, यानी बीमारी का भौगोलिक विस्तार क्या है, क्या यह किसी खास मोहल्ले, शहर या देश तक सीमित है या फिर सबको हो रही है, तो ये पता लगाना। पहले समय का पता लगाना, फिर स्थान का पता लगाना और फिर हो गया व्यक्ति का पता लगाना, यानी कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं इस बीमारी से। बच्चे हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं,
पुरुष हो रहे हैं या फिर महिला हो रहे हैं, तो उन सभी के बारे में पता लगाना कि आखिर कौन व्यक्ति जो है बीमारी से प्रभावित हो रहा है, उसकी जीवन शैली और सामाजिक स्थिति क्या है, तो वो भी पता लगाना। ठीक है। फिर उपयोग देखा जाए तो यह विधि बीमारी के पैटर्न को समझने और स्वास्थ्य संसाधनों के आवंटन में मदद करने का काम करता है हमारा वर्णनात्मक विधि। ठीक है। यानी क्या करता है, बीमारी का पहले पता लगाता है, समझता है कि पैटर्न वगैरह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ के लोगों को हो रहा है, कौन से जो है बुजुर्ग को हो रहा है या महिला को हो रहा है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य संसाधन वगैरह जो है अवेलेबल करवाने का काम करता है। दूसरा विधि हो गया हम लोग का जो है विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है। यानी जब वर्णनात्मक विधि से डेटा मिल जाता है तब विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि बीमारी का कारण क्या है। इसमें दो समूह की तुलना की जाती है, यानी दो समूहों के बारे में रिसर्च किया जाता है, पता किया जाता है, तब हम लोग का विश्लेषणात्मक विधि पता चलता है। जिसमें पहला हो गया केस कंट्रोल अध्ययन। ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी, इसमें बीमारी लोगों की तुलना स्वास्थ्य लोगों की जाती है, यानी जो बीमार लोग हैं उसकी तुलना स्वास्थ्य लोगों से की जाती है। यह पीछे मुड़कर देखता है कि बीमार लोगों में ऐसी कौन सी आदत या फिर कारक थी जो स्वास्थ्य लोगों में नहीं है, जिसके कारण बीमारी फैली है। यानी दोनों का आकलन करता है, दोनों की तुलना करता है, पता लगाता है कि आखिर बीमार लोग क्या गलती कर रहे हैं या फिर क्या आदत है, और स्वास्थ्य लोग में क्या आदत अंतर है जिसके कारण ये हो रहा है, तो ये केस स्टडी करता है। दूसरा है कोहॉर्ट अध्ययन, कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है। इसमें स्वास्थ्य लोगों के एक समूह जो कि किसी जोखिम या फिर धूम्रपान वगैरह के संपर्क में है, उन सभी को भविष्य के लिए ट्रैक किया जाता है ताकि देखा जा सके कि उसमें बीमारी विकसित होती है या नहीं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है एक खास समूहों वगैरह को ले लिया जाता है और उसको ट्रैक किया जाता है ताकि पता चले कि भविष्य में कि इसमें बीमारी आती है, विकसित होती है या नहीं होती, तो ये पता किया जाता है कोहॉर्ट स्टडी के थ्रू से। फिर इसका उपयोग देखा जाए तो यह बीमारी को उसके जोखिम कारकों के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का काम करता है। तो ये था हम लोग का वर्णनात्मक विधि। तीसरा विधि है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। प्रयोगात्मक विधि, यह विधि वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित होता है, इसलिए इसका नाम है प्रयोगात्मक विधि। यह शोधकर्ता स्वयं परिस्थितियों को नियंत्रित करता है ताकि किसी इलाज या फिर वैक्सीन को प्रभावशीलता जांची जा सके, यानी किसी इलाज का या फिर प्रभावशीलता की, यानी वैक्सीन वगैरह कितना इफेक्ट करता है, कितना कामगार है, ये सभी को जांचा जा सके। तो ये हम लोग का, जिसमें पहला आता है रेड माइंडेड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है। यानी RCT, रेड माइंडेड कंट्रोल ट्रायल। इसमें मरीजों को किसी रैंडम रूप में दो समूहों में बांटा जाता है, यानी दो समूहों में मरीजों को बांटा गया, एक को नई दवा दी गई और दूसरे को जो है नॉर्मल उपचार दिया गया। अंत में पता चल जाता है दोनों का परिणाम कि आखिर कौन सा जो है मतलब नया वाला वैक्सीन या वगैरह काम कर रहा है या फिर नॉर्मल वाला ही, तो यहाँ से तुलना होके पता चल जाता है। तो इस तरीका से हम लोग का रेड माइंडेड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है। फिर दूसरा हो गया क्षेत्रीय परीक्षण, यह स्वास्थ्य लोगों पर किया जाता है, यानी जो हेल्थ से स्वास्थ्य है उस पर किया जाता है ताकि बीमारी को होने से रोका जा सके। जैसे पोलियो वैक्सीन वगैरह का परीक्षण, यानी पहले ही वैक्सीन दे दिया जाता है ताकि बीमारी उन लोगों पर असर ही ना डाले। तो ये इसका उपयोग देखा जाए तो लिखा है कि यह नई दवाइयाँ, टीके और स्वास्थ्य नीतियों को सफलता को प्रमाणित करने के लिए ये जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कोई भी नई दवा हो गया, नई टीका हो गया, स्वास्थ्य वगैरह की नीति हो गई, इन सभी को प्रमाणित करने का काम करता हम लोग का प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। तो ये 3 विधि था। आगे देखेंगे जो हमारा महामारी विज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, आखिर किस उद्देश्य से ये काम करता है। तो इसका पहला उद्देश्य रहता है बीमारी के कारण को पहचानना, यानी जो बीमारी हो रहा है उसका क्या कारण है। तो देखिए जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रदूषण या फिर खराब जीवन शैली जैसे कारक वगैरह का पता लगाना ताकि पता चल सके कि बीमारी होने का क्या कारण है, ये कारण को पहचाना जा सके। दूसरा है बीमारी के बोझ का आकलन करना,
समाज में बीमारी कितनी गंभीर है और कितनी मौतें हो रही है इससे, इन सभी का डाटा वगैरह निकाल के तैयार करना डाटा वगैरह निकालना, तो ये भी महामारी विज्ञान का दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। तीसरा काम हो गया दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन। क्या मौजूदा अस्पताल और दवाएं वगैरह जो है बीमारी को रोकने में प्रभावी है या नहीं है, तो इन सभी का मूल्यांकन करना, पता करना कि जो अभी हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है उससे क्या बीमारी को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, तो इन सभी का मूल्यांकन आकलन करना। और चौथा जो महत्व है वो है निवारक उपाय, जिसमें टीकाकरण वगैरह, स्वच्छता जैसे निवारक कदम वगैरह को आधार तैयार करके इसको लेके फॉलो करते हुए चलना, तो ये भी इसका मुख्य महत्व में से एक है। चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि महामारी विज्ञान जो है वो केवल बीमारियों का गणना नहीं करता, बल्कि यह वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये है महामारी विज्ञान। इसके बारे में हर डिटेल हमने अच्छे से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि स्वच्छता क्या है, इसके प्रकार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। स्वच्छता यानी सैनिटाइजेशन, ठीक है। सैनिटाइजेशन आपके जो है सिलेबस में भी दिया गया है, तो आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है, आखिर ये क्या चीज़ है, इसका प्रकार, इसका जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है, तो ये सभी चीज़ें चलिए देखेंगे। आंसर है कि स्वच्छता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी कचरा हो गया, गंदा पानी हो गया, प्रदूषण वगैरह हो गया, उन सभी को कंट्रोल किया जाता है, तो उसे ही हम लोग स्वच्छता बोलते हैं, ताकि समाज में हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी बीमारी जो यानी संक्रमित बीमारी वगैरह या फिर जो पानी के कारण होता है, जो फिर कचरे प्रदूषण के कारण होता है, उन सभी को फैलने से रोका जा सके, तो ये हमारा स्वच्छता होता है, सैनिटाइजेशन होता है। देखिए आगे देखेंगे कि स्वच्छता के प्रमुख प्रकार के बारे में। तो स्वच्छता को इसके काम और क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया हम लोग का मलमूत्र स्वच्छता। यह स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें शौचालय का निर्माण और मानव मल वगैरह इस तरह निपटान करना शामिल है कि वह भोजन या पानी के संपर्क में कभी आए ही ना, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे सेफ्टिंग टैंक या फिर सीवरेज सिस्टम वगैरह लगा के इसका जो है निपटान करना, तो ये पहला हो गया। दूसरा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। घर हो गया हम लोग का, बाजार हो गया, फिर उद्योग वगैरह से निकलने वाला सूखे या फिर गीले कचड़ों वगैरह का संग्रह, परिवहन और पुनर्चक्रण वगैरह करना। कचरे को सही तरीके से ना हटाने पर यह चूहों और मक्खियों को पनपने का कारण बनता है, जिससे हमारा बहुत सारी जो है खतरनाक बीमारी वगैरह भी उत्पन्न होती है। तो ये कहने का मतलब ये है जितने भी कचरे वगैरह निकलते हैं घर से, बाजार से, उद्योग से, उन सभी का सही से जो है प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। फिर हो गया तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें हमारा दोस्तों कि इसमें घरों की नालियाँ, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी का उपचार, ये सभी चीज़ शामिल है। यानी कि जो घर से नाली निकलता है, कारखाने से गंदे पानी निकलता है, उन सभी को जो है प्रबंधन करना, ताकि इसे नदियों या फिर जलाशय में छोड़ने से पहले प्रदूषण मुक्त किया जाए, ताकि जो है नदी भी खराब ना हो, जलाशय वगैरह में जो जीव वगैरह है वो सब बर्बाद ना हो, प्रदूषण ना फैले। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना। आगे हमारा खाद्य स्वच्छता। भोजन को खेत में थाली तक पहुंचाने के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब ये है हमारा जो अनाज होता है उसको अनाज वगैरह से पूरा मतलब हर चीज़ स्वच्छता वगैरह से पूरा क्लियर करके थाली तक पहुंचाने के दौरान जो है जो भी स्वच्छता होनी चाहिए वो सभी चीज़ों को सुनिश्चित करना। इसमें बर्तन की सफाई हो गया, खाना पकाने वाले व्यक्तिगत स्वच्छता हो गया, भोजन का सही तापमान पर भंडारण वगैरह शामिल है। तो ये खाद्य स्वच्छता है, जिसमें हम लोग जो है अनाज से लेके खाना वगैरह को सुरक्षित स्वच्छता करने का काम करते हैं। फिर है पर्यावरणीय स्वच्छता, जो हमारे आसपास के वातावरण जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी वगैरह, इन सभी को प्रदूषण मुक्त करना, यानी प्रदूषण नहीं फैलाना, ये
जरूरी है। इसमें सार्वजनिक पार्क हो गया, सड़क हो गया और नालियों वगैरह का नियमित सफाई वगैरह शामिल होता है हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता में। फिर आगे दोस्तों जो है व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें जो है व्यक्ति खुद के शरीर वगैरह की सफाई, जैसे हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े वगैरह पहनना, ये सभी चीज़ शामिल होता है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता में। यह संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का पहला कदम है। तो ये देखिए, ये हमारा स्वच्छता का जो है जितने भी प्रकार है, यानी स्वच्छता का जो है तो स्वच्छता का जो है यानी सैनिटाइजेशन का जो भी मुख्य प्रकार था वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो है इसका यानी कि स्वच्छता का सैनिटाइजेशन का क्या महत्व रहता है, तो वो हम थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा है कि स्वच्छता जो हमारा होता है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य की रीढ़ होती है, यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है उसकी रीढ़ माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण महत्व भाग माना जाता है। इसका मुख्य महत्व जो है वो निम्नलिखित है, क्या क्या है वो देखेंगे। तो पहला महत्व है हमारा कि संक्रामक रोगों पर कंट्रोल पाना। दुनिया में जो है 80% बीमारी जो है वो दूषित पानी या फिर गंदगी से ही होता है, जिसमें बेहतर स्वच्छता वगैरह ना होने के कारण हैजा, टाइफाइड, पेचिस और हेपेटाइटिस ए जैसे घातक बीमारी वगैरह फैलने लगती है। तो उन्हीं सभी को रोकने का काम करना है, यानी संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना है। तो ये सबसे महत्व जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा महत्व ये रहा है हमारा स्वास्थ्य पर, ठीक है। दूसरा है कि शिशु और बाल स्वास्थ्य, गंदगी के कारण बच्चों को बार बार डायरिया यानी दस्त वगैरह होने लगता है, जो दुनिया भर में बच्चे की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण यही रहा है, यानी गंदगी ही रहा है, डायरिया ही रहा है। इस खतरे को 40% तक कम कर सकती है, यानी स्वच्छता वगैरह जो है, स्वच्छता वगैरह अपना के हम जो है इस खतरे को 40% तक कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे है कुपोषण और अस्टंगिंग की कमी। बार बार होने वाले संक्रमक बच्चे के शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता खो देती है। स्वच्छ वातावरण बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सुनिश्चित करता है, यानी कहने का मतलब ये है बार बार अगर संक्रामक रोग होता है तो बच्चों के अंदर जो है कुपोषण वगैरह आ जाता है, यानी कि पोषक तत्व वगैरह सोखने की क्षमता खत्म कर देती है, जिससे उनके अंदर कुपोषण आ जाता है। इसलिए स्वच्छ वातावरण रहना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे में जो है शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सके। आगे हमारा कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधक, जिसको बोलते AMR, इसकी कमी। जब स्वच्छता बेहतर होती है तो लोग कम बीमार पड़ते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम होता है, जिससे भविष्य में दवाओं के बेअसर होने का खतरा कम हो जाता है। देखिए मतलब बोलने ये है कि अगर स्वच्छता बेहतर रहेगी तो बीमार लोग कम पड़ेंगे, और बीमार कम पड़ेंगे तो एंटीबायोटिक वगैरह दवा का उपयोग कम होगा, जिससे जो है भविष्य में जो है दवाओं का बेअसर होना खतरा कम हो जाएगा। यानी कई बार क्या होता है, बराबर आप दवा खाइएगा तो एंटीबायोटिक दवा वगैरह काम करना, असर करना कम कर देता है, तो वो खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आगे है आर्थिक समृद्धि। बीमार व्यक्ति काम पर नहीं जा पाता और इलाज पर भारी खर्चा होता है। स्वच्छता पर खर्च किया गया 1 रुपया स्वास्थ्य और उत्पादक में 5 रुपये के बराबर बचत करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति को हैजा हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या फिर कोई भी रोग हुआ है, बीमारी हुआ है, उसके कारण वो इलाज करवाएगा और अपना काम पर भी नहीं जा पाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता पर आप जो है 1 रुपया भी अगर खर्च कीजिएगा तो वो उल्टा रिटर्न होके 5 रुपये के बराबर आपका बचता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाना बहुत ज़रूरी है, आर्थिक समृद्धि से भी। आगे सामाजिक गरिमा और सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए घर में शौचालय होना उनकी सुरक्षा, निजता और आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये सभी जो है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो है स्वच्छता का महत्व था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है साथियों, स्वच्छता केवल एक सफाई अभियान नहीं है, बल्कि ये जो है एक जीवन रक्षक उपाय है। बिना बेहतर स्वच्छता के किसी भी देश का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा मजबूत नहीं हो सकता।
स्वच्छता भारत मिशन जैसे कार्यक्रम इस दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास वगैरह था हमारा देश का। तो ये है स्वच्छता सैनिटाइजेशन क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से समझे। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, देखिए लिखा है कि पर्यावरणीय स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन की विधियों का वर्णन कीजिए। यानी पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है और कचरा प्रबंधन विधि वगैरह का वर्णन करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसे हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है कि पर्यावरणीय स्वच्छता से तात्पर्य हमारे चारों ओर के भौतिक वातावरण, यानी पर्यावरणीय स्वच्छता मतलब हो गया हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया या फिर सार्वजनिक स्थान वगैरह, इन सभी को जो है नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना, और इसे जो है स्वच्छ रखने से है, यानी स्वच्छ वगैरह रखना। तो यही हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता होता है, ताकि मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, जिसमें नालियों का रख रखाव है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है, मच्छरों और कीटों पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण वगैरह रोकना शामिल है। तो ये सभी हमारा जो है पर्यावरणीय स्वच्छता से मतलब उसमें आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है पर्यावरणीय स्वच्छता हमारे वातावरण में जितने भी भौतिक वातावरण है उन सभी को स्वच्छ रखना, ताकि मानव स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, आगे देखेंगे लिखा है कि कचरा प्रबंधन का जो है वैज्ञानिक विधि क्या है, यानी कचरा प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, कचरे का सही प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसे निम्नलिखित चरणों और विधियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। पहला जो हमारा विधि है वो है पृथक्करण। पृथक्करण यानी ये हमारा होता है, यानी जैसे पृथक्करण मतलब समझ लीजिए आप जो है धान से जो है उसका जो कचरा होता है उसे साइड करना, तो उसी तरीका से कहने का मतलब पृथक्करण यह कचरा प्रबंधन की नींव होती है, जिसके अंतर्गत कचरे को उसके स्रोत वगैरह पर ही अलग अलग किया जाता है, यानी अलग अलग करना जो है पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, जिसको घर पर ही अलग किया जाए या फिर दुकान में ही अलग किया जाए, तो ये है। जिसमें जैविक कचरा जो हमारा हो गया, फल हो गया, सब्जी के छिलके हो गए या फिर बचा हुआ खाना वगैरह जो गीला कचरा कहलाता है, तो इसे अलग करना। फिर है अजैविक कचरा, जिसमें प्लास्टिक, कांच, धातु या फिर कागज वगैरह, तो ये हो गया हमारा सूखा कचरा, तो इसे अलग से अलग करना। फिर है खतरनाक कचरा, जिसमें हो जाता है पुरानी दवाएं, बैटरी वगैरह, पेंट वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है साथियों, टूटा हुआ फ़ोन हो गया, कोई डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अलग अलग करना यानी पृथक्करण करना, अलग अलग करना। तो ये पहला विधि है कचरा प्रबंधन का। दूसरा विधि है हमारा खाद बनाना। यह गीले या फिर जैविक कचरे के निपटान का सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है, यानी कि गीला कचरा या फिर जैविक कचरा का ये निपटान के लिए ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है। इसकी प्रक्रिया देखा जाए तो लिखा है कि कचरे को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, जहां सूक्ष्म जीव उसे खाद में बदल देते हैं। क्या किया जाता है, यानी गीला कचरा को या फिर जैविक कचरा को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और मिट्टी से ऊपर से ढक दिया जाता है। उसके बाद सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो उसे जो है खाद में बदल देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा होता है वर्मी कंपोसिस्ट। ठीक है, कंपोजिस्ट। इसमें केचुओं का उपयोग किया जाता है, जो कचरे को बहुत जल्दी उपजाऊ खाद में बदल देते हैं, और यह कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से गीले कचरे या फिर जैविक कचरे का निपटान किया जाता है। फिर तीसरा तरीका हो गया वो है पूर्ण चक्रण। सूखे कचरा वगैरह का पुनः उपयोग करके इसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए पुराने प्लास्टिक के बोतल वगैरह हो गया, इससे जो है नई वस्तुएं बनाना, कागज के पन्ने तैयार करना या फिर लोहे के टुकड़े को पिघलाकर नए औजार बनाना। यानी समझ लीजिए कोई भी जो हमारा कचरा है, सूखा कचरा, वो बर्बाद हो गया, उसे दोबारा काम में लाना जो है हमारा पूर्ण चक्रण कहलाता है, रिसाइकल कहलाता है। और इससे जो है बहुत सारे फिर से नए नए वस्तु बना के, कागज़ का अगर है तो कागज़ का गत्ते तैयार करके, लोहा है तो उसका नया हथियार औजार वगैरह बना के
हम इसे जो है प्राकृतिक संसाधनों की बचत, इससे जो है प्राकृतिक संसाधनों का बचत होता है और हमारा पर्यावरण भी जो है दूषित नहीं होता है। तो ये विधि है। चौथा विधि है सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, ये है क्या है वो देखते हैं। तो जिस कचरे को ना खाद में बदला जा सकता है और ना ही रिसाइकल किया जाता है, उसे शहर से दूर निर्धारित स्थानों पर दबाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है वैसा कचरा जिसका उपयोग ना ही खाद बनाने में कर सकते हैं हम लोग और ना ही रिसाइकल कर सकते हैं, तो उन सभी कचरे को शहर से दूर जाके कहीं वैसे सुनसान निर्धारित स्थान पर इसे दबाया जाता है ताकि जो है पर्यावरण या फिर हमारा जो है शहर वो दूषित ना हो। इसमें कचरे की परतों को मिट्टी से दबाया जाता है, यानी गड्ढा गड्ढा करके उसमें डाला जाता है ताकि दुर्गंध ना फैले और जानवर उसे ना बिखेरे। आधुनिक लैंडफिल में भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नीचे सुरक्षित परतें वगैरह भी बिछाई जाती है। तो ये सब तरीका हमारा। आगे पांचवा तरीका है वो है वाष्पीकरण। इस विधि में कचरे का विशेष भट्टियों में बहुत उच्च तापमान यानी 800 डिग्री से लेके 1000 डिग्री पर चलाया जाता है कचरे को। ठीक है, जिसमें देखा जाए उपयोग में देखा जाए तो यह मुख्य रूप से अस्पताल के कचरे वगैरह के लिए उपयोग किया जाता है ताकि कीटाणु और सुइयां पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस प्रक्रिया से निकलने वाली गर्मी की उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी ये जो है वाष्पीकरण, ये मुख्य रूप से अस्पताल में जो भी मतलब हमारा कचरा वगैरह होता है, जैसे सुइयां हो गया, कीटाणु वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारा शीशे का कांच वाच हो गया, जो भी है उन सभी का नष्ट करने या फिर इनसे जो है फिर से मतलब नष्ट करने के लिए किया जाता है। और यही प्रक्रिया के माध्यम से जो है बिजली भी बनाया जाता है हमारा। ठीक है, वाष्पीकरण के। छठा हो गया हमारा 3R या फिर 5R का सिद्धांत के जरिए भी किया जाता है। यानी आधुनिक कचरा प्रबंधन में अब जो है 5R पर आधारित है। 5R यानी पहला R हो गया रिफ्यूज, यानी मना करना, प्लास्टिक जैसी हानिकारक चीज़ों का उपयोग ना करें, कम करें, तो ये पहला तरीका है। दूसरा है रिड्यूज यानी कम करना, कचरा कम पैदा करना। तीसरा है हमारा रीयूज यानी कि दोबारा उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करना, वैसा चीज़ जिसको दोबारा उपयोग किया जा सके तो उसे दोबारा उपयोग करना। फिर है रीपर्पस यानी कि नया उपयोग, किसी चीज़ को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना, तो ये है। फिर है रिसाइकल पुनःचक्रण, कचरे से नई सामग्री वगैरह तैयार करना। तो ये 5R के सिद्धांत पर जो है आधुनिक कचरा का प्रबंधन किया जाता है। आगे देखेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व है, यानी कि जो कचरा प्रबंधन का हमारा जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसका क्या महत्व रहता है। तो पहला हो गया महामारियों से बचाव। खुला कचरा मक्खियों, मच्छरों और चूहे का प्रजनन केंद्र होता है जो प्लेग, डेंगू और मलेरिया वगैरह फैलाने का काम करता है। इसलिए सही प्रबंधन से हम इन सभी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो ये था बीमारियों के बचाव, पहला महत्व है। दूसरा महत्व है साथियों जल स्रोतों की सुरक्षा। कचरे का सही निपटान ना होने पर बारिश का पानी जहरीले या फिर रसायनों की नदियों और भूजल में ले जाता है। प्रबंधन से पानी शुद्ध रहता है। यानी अगर आप जो है कचरे वगैरह का सही प्रबंधन नहीं कर पाइएगा तो जो पानी वगैरह है वो जहरीली हो जाती है, रसायनों वगैरह नदियों में मिल जाती है, जिससे पानी की शुद्धता भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। तीसरा हमारा वायु गुणवत्ता। कचरा जलाने से जहरीली गैस निकलती है। वैज्ञानिक विधि जैसे कि वाष्पीकरण वगैरह से वायु प्रदूषण कम होता है और श्वसन संबंधित बीमारियां घटती है। आप मान लीजिए कोई भी टायर वगैरह ही चलाते हैं तो बहुत ही मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड वगैरह निकलता है। इसलिए इसे जो है वाष्पीकरण विधि यानी कि वैज्ञानिक विधि है ये, इसके द्वारा वायु प्रदूषण कम होता है और हमारा जो है स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधी बीमारियां भी घटती है। चौथा है साथियों वो है मिट्टी की उर्वरता। जैविक कचरे से बनी खाद रासायनिक खादों की ज़रूरतों को कम करती है और मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। तो ये सभी महत्व है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है साथियों कि पर्यावरणीय स्वच्छता
और कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य गंदगी को जड़ से खत्म करना है। यदि हम कचरे को सही तरीके से अलग करके उसका पूर्ण चक्रण और खाद बनाना सीख लें तो न केवल बीमारियां कम होगी बल्कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित और सुंदर बनेगा। तो ये हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के बारे में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लीजिएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे हम लोग। बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या है और इसकी उपलब्धियां, इन सभी का वर्णन करना है। आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो आप नहीं देखें तो सिलेबस एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। आंसर है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सबसे बड़ा स्वच्छता जन आंदोलन में से एक था। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ये सबसे बड़ा स्वच्छता जन आंदोलन था। इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यानी इसका शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी जी के जयंती पर जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका एक ही नारा था, क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, जो अभी भी चलते आ रहा है ना। तो ये था। इस अभियान का 2 भाग था। पहला भाग था स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण के लिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए, दोनों के लिए। तो पहले देखेंगे हम लोग ग्रामीण के लिए। तो ग्रामीण के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता था और ये हमारा जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता था। तो ये 2 भागों में इस अभियान को चलाया गया था। आगे देखिए कि अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यानी कि जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान चला था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया था। तो ये पहला उद्देश्य था वो था खुले में शौच वगैरह से मुक्त भारत। भारत के हर गांव और शहर को खुले में शौच वगैरह की प्रथा से पूरी तरह से मुक्त करना। तो ये पहला काम था, हमारा पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था शौचालय निर्माण। प्रत्येक घर में व्यक्तिगत शौचालय या फिर सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय वगैरह का निर्माण करना। तो ये भी इस मिशन के तहत यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया था। तीसरा है साथियों व्यवहार परिवर्तन। लोगों की पुरानी आदत वगैरह को बदलकर उन्हें स्वच्छता, हाथ धोने और शौचालय वगैरह का उपयोग करने के प्रति जागरूक करना। तो ये इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य में से एक था। चौथा उद्देश्य है ठोस और तरल कचरा प्रबंधन। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण करना, पृथक्करण करना और निपटान वगैरह सुनिश्चित करना। तो ये चौथा हमारा उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कि स्वच्छता का बुनियादी ढांचा, नाली वगैरह की सफाई हो गया, कूड़ेदानों की व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम वगैरह को मजबूत करना। तो ये सभी मुख्य उद्देश्य रहा था हमारा इस अभियान का। और फिर हमारा है कि ये अभियान जो चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान, इसका प्रमुख काम क्या क्या था। तो पहला काम था अवसंरचना विकास। करोड़ों की संख्या में घरेलू और सामुदायिक शौचालय वगैरह का निर्माण करवाया गया था इस मिशन के तहत। दूसरा था स्वच्छ सर्वेक्षण। शहरों और गांवों के बीच स्वच्छता रैंकिंग की प्रतियोगिता आयोजित करना, यानी जिससे पता चलता था कि कौन से शहर ज़्यादा स्वच्छ है, तो उन्हीं सभी के माध्यम से उन्हें रैंकिंग मिला करता था। तो ये दूसरा करवाया गया सर्वेक्षण करके। तीसरा जो है सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से यानी इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन और कम्युनिकेशन, विज्ञापनों, फिल्म और मशहूर हस्तियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश फैलाना। यानी एड वगैरह के माध्यम से जो है इन्हें दिखाया गया था, जिसके लिए एक मूवी भी निकला, देखिए टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से जो है वो आपको जो है मतलब लोगों को जागरूक करने का काम किया था। आगे चौथा हो गया सामुदायिक भागीदारी। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर कार्यालय वगैरह में भी स्वच्छता शपथ और श्रमदान वगैरह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ताकि बच्चे भी जो है जागरूक हो सके। पांचवा है साथियों तकनीकी उपयोग। स्वच्छता ऐप के माध्यम से नागरिकों को गंदगी की शिकायत करने और समाधान पाने की सुविधा देना।
तो ये सभी जो है इसका प्रमुख काम रहा था। किसका? हमारा, तो ये है अभियान का। ठीक है, फिर है अभियान की प्रमुख उपलब्धियां, यानी फिर ये जो हमारा अभियान चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान, तो इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या क्या थी? तो इसमें पहला हो जाता है ODF, यानी कि हमारा होता है ओपन डिफेशन फ्री, यानी ओपन डिफेशन फ्री यानी खुले में शौच वगैरह को पूरे तरीके से मुक्त करना। तो 2 अक्टूबर 2019 ये हमारा गांधी जी का मतलब 150वां यानी 150वां जयंती था। और इस समय जो है ग्रामीण भारत को खुले में शौच वगैरह से मुक्त घोषित कर दिया गया था, यानी इसी देश को जो है खुले में शौच वगैरह से मुक्त घोषित कर दिया। फिर दूसरा है शौचालय का रिकॉर्ड निर्माण। अभियान के तहत पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय वगैरह का निर्माण कराया गया था। तो ये था। तीसरा है स्वास्थ्य लाभ। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन से भारत में डायरिया और कुपोषण से होने वाली मौत में जो है बहुत ज़्यादा कमी आई थी। तो ये बहुत बड़ा जो है जो हमारा मिशन चला था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और ये बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह को कम करने का भी काम किया। अनुमान से ये इसे हर साल 3 लाख से अधिक बच्चे की जान बची है, यानी जब से ये जो हमारा मिशन चलाया गया। तो ये WHO के रिपोर्ट के अनुसार भी बताया गया है। आगे चौथा है महिला सशक्तिकरण। घर में शौचालय होने से महिलाओं को अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे उसकी सुरक्षा, निजता और सम्मान वगैरह में वृद्धि हुई है। तो ये पांचवा है आर्थिक बचत। यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छता अपनाने से एक औसत भारतीय परिवार को इलाज और समय की बचत के रूप में सालाना लगभग 50,000 का लाभ होता है। यानी ये स्वच्छता वगैरह को अपनाने से जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक बचत भी होता है। तो ये बताया गया है। आगे छठा है वैश्विक पहचान। इस अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना गया है। प्रधानमंत्री को इसके लिए बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये यानी समझ लीजिए जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, मिशन है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और ये बहुत सारा देखिए बहुत सारा परिवर्तन इससे आया, लोगों को जागरूक किया, शौचालय वगैरह बनवाया। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ किया। तो देखिए लिखा है निष्कर्ष कि स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को सरकारी काम से बदलकर एक जन आंदोलन बना दिया। हालांकि चुनौती अभी भी है, लेकिन इस मिशन ने भारतीयों की मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफलता पाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि हाइजीन से आप क्या समझते हैं। हाइजीन से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में भी दिया गया है, देख लीजिएगा। आंसर है कि हाइजीन का अर्थ होता है कि उन प्रथा वगैरह या फिर आदत से है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए अपनाई जाती है, तो उसे हम लोग हाइजीन कहते हैं। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो यह जो है एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने शरीर, भोजन और आसपास के वातावरण को साफ रखकर कीटाणुओं से बचते हैं। तो ये हाइजीन कहलाता है। देखिए एक जो परिभाषा दिया गया है WHO के अनुसार, तो लिखा गया है कि हाइजीन उन स्थितियों या फिर प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। यानी सीधा आप तौर पर समझिए कि हाइजीन का मतलब होता है जो भी प्रथा वगैरह है या फिर जो भी आदत है उन सभी को अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी वगैरह के प्रसार को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली आदतों को हम जो है हाइजीन कहते हैं। देखिए आगे देखेंगे इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो हाइजीन को मुख्य रूप से 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हो गया व्यक्तिगत हाइजीन। यह स्वयं के शरीर की देखभाल और सफाई से संबंधित होता है। यह संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे पहला और प्रभावी तरीका है। कहने का मतलब ये हुआ व्यक्तिगत हाइजीन यानी खुद के शरीर का देखभाल, सफाई
और कोई भी संक्रमक वगैरह इन सभी से जो है बचने का पहला और प्रभावी तरीका होता है, जिसमें पहला हो गया हमारा हाथों की सफाई। जिसमें हो गया हाथों की सफाई, खाना खाने से पहले हाथ धोना, शौचालय के बाद हाथ धोना, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना। तो ये जो कदम है व्यक्तिगत हमारा हाइजीन है उसका जो तरीका है वो है। दूसरा है दंत सफाई, यानी दिन में 2 बार ब्रश करना और जीभ साफ करना ताकि मसूड़ों की बीमारी और सांसें वगैरह की दुर्गंध वगैरह को रोका जा सके। फिर है नियमित स्नान, यानी कि आपको स्नान वगैरह नहाना वगैरह, शरीर से पसीना, धूल और बैक्टीरिया वगैरह को हटाने के लिए डेली नहाना जरूरी होता है। तो ये तरीका अपनाना है व्यक्तिगत हाइजीन के लिए। फिर अगला तरीका है नाखूनों की सफाई। नाखूनों को छोटा और साफ रखना क्योंकि इनके नीचे कीटाणु आसानी से पनपते हैं। तो ये तरीका है व्यक्तिगत हाइजीन का। दूसरा हो गया खाद्य हाइजीन। भोजन के माध्यम से फैलने वाली बीमारी को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी होता है और इसे खेत से थाली तक की सुरक्षा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा खेत से थाली यानी कि जो हमारा अनाज है उसे हम लोग सुरक्षित करते हुए थाली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग खाद्य हाइजीन कहते हैं। इसमें सफाई हो गया, कच्चे फल और सब्जियों को पकाने या खाने से पहले पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। फिर पृथक्करण, कच्चे मांस या फिर पके हुए भोजन को अलग अलग रखना ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। यानी आप मानिए मछली चावल एक ही में मिला दीजिएगा तो होगा नहीं ना, तो वही अलग अलग रखना। फिर है उचित तापमान, भोजन को सही तापमान पर पकाना ताकि बैक्टीरिया वगैरह मर जाए और ख़राब होने वाली चीज़ों को फ्रिज वगैरह में रखना। तो ये सब है खाद्य हमारा हाइजीन, ठीक है। और तीसरा है साथियों, तीसरा देखिए तीसरा है पर्यावरणीय और घरेलू हाइजीन। इसका संबंध हमारे रहने के स्थान और आसपास के वातावरण की सफाई से होता है। जिसमें पहला है सतह की सफाई, यानी घर का फर्श हो गया, दरवाजे वगैरह का हैंडल हो गया, रसोई के प्लेटफॉर्म वगैरह को नियमित रूप से कीटाणुनाशक से साफ वगैरह करते रहना। तो ये है सतह वगैरह की सफाई। दूसरा है हवा का वेंटिलेशन, घर में ताज़ी हवा और धूप वगैरह आना सुनिश्चित करें ताकि नमी और फफूंद ना पनपे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर बिस्तर की सफाई, जिसमें आपका चादर हो गया, तौलिया हो गया और कपड़े वगैरह को नियमित रूप से गर्म पानी या फिर साबुन से वगैरह से धोना। तो ये हमारा घरेलू और पर्यावरणीय हाइजीन। चौथा हो गया सामुदायिक हाइजीन। यह पूरे समाज के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास होता है, जिसमें जल स्वच्छता होती है, यानी सार्वजनिक जल स्रोत जैसे कुआं वगैरह, पाइपलाइन वगैरह, उन सभी को प्रदूषण होने से बचाना, स्वच्छ रखना। तो ये है हमारा सामुदायिक हाइजीन। फिर है कीट नियंत्रण। मच्छरों और मक्खियों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी या फिर गंदगी वगैरह को साफ करना ताकि वहाँ जो है मच्छर या फिर मक्खियाँ वगैरह प्रजनन ना करें, वहाँ गंदगी ना फैले, जिसके कारण बीमारी भी नहीं फैलेगा। फिर सार्वजनिक स्थानों की सफाई, जैसे पार्क हो गया, बाजार हो गया, सड़कों पर कूड़ा वगैरह ना फैलाना, उसे स्वच्छ रखना। तो ये हमारा है सार्वजनिक हाइजीन। पांचवा हो गया चिकित्सा या फिर क्लिनिकल हाइजीन। अस्पताल वगैरह या फिर क्लिनिक वगैरह में संक्रमण जैसे हॉस्पिटल एक्वावर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उपकरण वगैरह का स्टरलाइजेशन, चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु मुक्त करना, यानी जो भी उपकरण टूल्स वगैरह यूज करते हैं डॉक्टर वगैरह, चिकित्सा उपकरण वगैरह जो होता है उन सभी को अच्छे से साफ करना ताकि उसमें जो है कीटाणु वगैरह ना रहे, कीटाणु मुक्त रखना। फिर मास्क वगैरह और दस्ताने वगैरह का उपयोग, डॉक्टर और नर्सों द्वारा सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करना, यानी इन सभी का उपयोग करना। तो ये सभी हमारा हाइजीन के प्रमुख प्रकार था। अब जो हमारा हाइजीन जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में कैसे महत्व निभाता है वो देखेंगे। तो जिसमें पहला है संक्रामक रोगों की रोकथाम। यह जो है कोविड-19
इन्फ्लुएंजा, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों के प्रसार को 50% से 70% कम कर सकता है। यानी इन सभी के माध्यम से, हाइजीन वगैरह के माध्यम से, जो हाइजीन के जितने भी प्रकार है, हाथ वगैरह धोने का जो भी प्रकार है, उन सभी के माध्यम से कोई भी बीमारी को 50 से 70% तक रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी में कमी। जब लोग बीमार कम पड़ेंगे तो वे वो जो है कम दवा भी लेंगे। कम बीमार पड़ेंगे, दवा क्यों लेंगे, झूठ का। जिससे बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोध वगैरह विकसित होने का खतरा कम हो जाएगा। यानी असर होने का खतरा कम हो जाएगा। तीसरा है आर्थिक बचत। बीमारियों पर होने वाला खर्च में कमी आती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है और आर्थिक बचत भी होती है। तो ये तीसरा है। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य। साफ सुथरा शरीर और वातावरण मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करने का काम करता है। तो ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो है हमारा हाइजीन का प्रमुख महत्व था। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि हाइजीन जो है इसका मतलब सफाई की वे अच्छी आदत जो कीटाणुओं को दूर रखती है। सही समय पर हाथ धोना, खुद को साफ रखना ही बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है। तो ये हमारा हाइजीन था। हाइजीन के बारे में हम लोग अच्छे से समझे, हाइजीन क्या है, उसके प्रकार के बारे में, उसके महत्व के बारे में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उसका क्या महत्व है वो भी हमने देखा। ठीक है। आगे जो 7वां क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। जो हमारा संक्रामक रोग होता है उसके रोकथाम का जितने भी तरीके हैं उसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले समझिए कि संक्रामक रोग क्या होता है। तो वे रोग जो किसी न किसी रोगजनक कारकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है, उसे हम लोग संक्रमण या फिर छूत के रोग कहते हैं। यानी सीधे समझिए कि कोई व्यक्ति जिसको बीमारी हुआ है उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है बीमारी फैल जाता है, संक्रमित हो जाता है या फिर संचारित होता है, तो उसे ही हम लोग जो है संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय में जो है पहला हो गया हमारा प्राथमिक रोकथाम, बीमारी होने से पहले के उपाय। यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है जिसका उद्देश्य रहता है बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोकना। ठीक है। जिसमें हो गया व्यापक टीकाकरण। यह सबसे प्रभावी व्यक्तिगत वैज्ञानिक तरीका है। टीके का शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती, यानी टीके से शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होता है, पैदा होती है, ताकि भविष्य में वायरस वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह हमला ना कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए BCG, पोलिया वगैरह, हेपेटाइटिस और कोविड-19 वगैरह का टीके वगैरह लगाया गया था ना, तो वही है। यानी बीमारी शुरू होने से पहले टीके वगैरह लगा के बीमारी को रोकना, रोकथाम करना। फिर है इसमें देखिए, इसमें आता है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता वगैरह भी, जिसमें हाथों की सफाई, साबुन को कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना साबुन से। फिर है स्वच्छता, श्वास छींकते या फिर खांसते समय डिस्पोजल टिश्यू वगैरह का उपयोग करना, जिसमें एक बार उपयोग करके दोबारा फेंक देना, जो कागज वगैरह का आता है वैसा। फिर है स्वच्छ पेयजल। जन जनित रोग जैसे हैजा वगैरह, टाइफाइड वगैरह से बचने के लिए पानी को उबालना या फिर क्लोरीन डालना या फिर RO का उपयोग करके सुरक्षित पेयजल पीना, यानी सुरक्षित पानी पीना, ताकि बीमारियों को रोका जा सके। खाद्य सुरक्षा भी इसमें जरूरी है। भोजन को उचित तापमान पर पकाना, यानी पूरे अच्छे तरीका से पकाना। फलों सब्जियों वगैरह को धो के खाना, यानी पहले धोना फिर खाना। पके हुए और कच्चे भोजन को अलग अलग रखना। तो ये खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है। फिर है कीट और वेक्टर नियंत्रण। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया और चूहे जैसे रोग वाहक को नष्ट करना। रुके हुए पानी को हटाना, मच्छरदानी का उपयोग करना, कीटनाशकों का छिड़काव वगैरह करना। तो इन सभी के माध्यम से जो भी बीमारी होने वाला है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक रोकथाम, वो हम लोग कर सकते हैं इजली बीमारी होने से पहले। दूसरा हो गया द्वितीयक रोकथाम, यानी दूसरा रोकथाम ये हुआ है बीमारी के प्रसार को रोकना। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है संक्रमित हो गया है, यानी बीमारी उसके अंदर घुस चुका है, तो उसे दूसरे तक
फैलने से रोकने के लिए ये उपाय किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले शीघ्र निदान और उपचार, लक्षणों को पहचान कर तुरंत जांच करवाना ताकि सही समय पर एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरल दवा वगैरह शुरू की जा सके, जिससे उसकी बीमारी और ज़्यादा ना फैले। इससे रोगी के शरीर में कीटाणुओं की संख्या कम होती है और संक्रमण का खतरा घटता है, यानी अच्छे से इलाज होगा, समय पर तुरंत पहचान के इलाज शुरू हो जाएगा, दवा वगैरह शुरू हो जाएगी। तो जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसके अंदर जो है कीटाणु वगैरह की संख्या कम हो जाएगी और संक्रमण का खतरा धीरे धीरे घटेगा। फिर है पृथक्करण। संक्रामक रोगी को एक अलग कमरे में रखना ताकि वे घर के अन्य सदस्य सुरक्षित रहें। यानी पृथक्करण यानी क्या किया जाता है, जिसके अंदर ये मान लीजिए संक्रमित रोग हो गया, उसे एक अलग कमरा दे दीजिए, उसी के अंदर उसे रहने बोलिए। उसका जो है उपयोग किया हुआ कोई भी कपड़ा वगैरह, तौलिया वगैरह, साबुन वगैरह को यूज मत करने दीजिए या फिर आप मत कीजिए, अलग अलग रखिए ताकि उससे जो है संक्रमक रोग ना फैले, संक्रमक रोग ना फैले। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर है संगरोध। उन स्वास्थ्य व्यक्तियों को अलग रखना ताकि जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो, ताकि बीमारी के लक्षण दिखने तक वे दूसरे को संक्रमित ना कर सके। यानी मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति वो उसके संपर्क में आया था, तो उसे भी थोड़ा सा साइड रखिए। अभी उसके अंदर लक्षण नहीं दिख रहा, लेकिन लक्षण आ जाएगा, इसलिए उसे भी साइड रखिए। फिर है संपर्क ट्रेसिंग। रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करना और उसकी जांच वगैरह करवाना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारा तीसरा जो हो गया वो है पर्यावरणीय और सामुदायिक उपाय, जिसमें सुरक्षित अपशिष्ट निपटान, विशेष रूप से अस्पतालों के कचरों का वैज्ञानिक तरीके से भस्मीकरण करना ताकि उससे जो है कोई भी हानिकारक प्रदूषण ना फैले। फिर है सीवरेज और जल निकासी। गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था करना ताकि वह पीने के पानी के स्रोत में ना मिल सके और गंदे पानी अलग हो सके, पीने का पानी उससे नुकसान ना हो। फिर आगे हमारा हो जाता है सार्वजनिक जागरूकता। मीडिया और शिक्षा के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास से दूर रखकर वैज्ञानिक बचाव के तरीके के प्रति जागरूक करना ताकि लोग जो है सही समय पर सही कदम उठा के अपने बीमारी को बचा सके, उनसे बचाव के तरीके का उपयोग करके वो जो है बीमारी से बच सके। आगे है पर्याप्त वेंटिलेशन। बंद जगहों पर हवा के आवागमन की व्यवस्था करना जिससे हवा से फैलने वाली रोग जैसे टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सभी का खतरा को कम किया जा सकता है। यानी जहां बंद कमरे में भी हवा वगैरह का आना जाने की व्यवस्था करना ताकि हवा वगैरह से फैलने वाली रोग है उसे भी रोका जा सके। चौथा तरीका है वो है सरकारी और नीतिगत स्तर पर इसका उपाय, जिसमें हो गया महामारी निगरानी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारियों के आंकड़े का विश्लेषण करना ताकि किसी भी नए आउटब्रेक का पता तुरंत चल सके और बीमारी वगैरह को निगरानी रख सके बीमारियों पर, महामारियों पर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सीमाओं पर स्क्रीनिंग जैसे हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह करके ताकि बाहरी देशों से आने वाले संक्रमण को रोका जा सके। तो ये स्कैनिंग वगैरह किया जाता है ताकि लोगों को पता चलता है, यानी कोई आदमी आ रहा है उसके अंदर कोई संक्रमित बीमारी है तो वहीं स्कैनिंग वगैरह करके पता किया जाता है ताकि वो आके जो है और लोगों को जो है संक्रमण ना फैलाए। फिर है कानूनी प्रावधान। महामारी अधिनियम जैसे कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, जैसे मास्क वगैरह पहनना, यानी जो भी कानून के द्वारा जो किया गया था कोरोना टाइम में, मास्क पहनना, घर में रहना, उसी तरीक़ा से जो अधिनियम वगैरह दिया जाए उन सभी कानूनों का पालन करना जरूरी है। निष्कर्ष से देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि संक्रामक रोगों की रोकथाम केवल एक व्यक्ति या फिर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि एक साझा प्रयास है। यानी सभी को बताने वाला, सभी को मिल के काम करने वाला ये एक प्रयास होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, समय पर टीकाकरण और स्वच्छ वातावरण के मेल से हम एक रोग मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा था संक्रामक रोगों की रोकथाम की विभिन्न तरीकों के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन है दोस्तों कि जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन
कि विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, यानी कि जल को प्यूरिफाई करना, शुद्धिकरण करने की जितने भी विधि हैं उसकी विधियों का वर्णन करना है हमें। तो चलिए हम लोग समझेंगे। आंसर है कि प्राकृतिक जल स्रोत से प्राप्त जल में मौजूद हानिकारक कीटाणु, घुले हुए लवण और गंदगी को भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक प्रक्रिया के माध्यम से अलग कर उसे सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की विधि को जल शुद्धिकरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, नदी का पानी हो गया या फिर आपका बारिश का पानी हो गया, उन सभी में मौजूद हानिकारक कीटाणु वगैरह, लवण वगैरह, गंदगी वगैरह को भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से या फिर कोई भी तरीके से उसे सुरक्षित करके स्वास्थ्य बनाने की विधि को हम लोग जल शुद्धिकरण कहते हैं। जल शुद्धिकरण के प्रमुख विधि के बारे में अब देखेंगे हम लोग, जिसमें पहला देखेंगे भौतिक विधि, फिर देखेंगे हम लोग रासायनिक विधि, फिर देखेंगे जैविक विधि। तो पहला हो गया भौतिक विधि। इन विधियों में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, यानी ये जो विधि होता है हमारा भौतिक विधि, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह का उपयोग नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक तरीके से पानी साफ किया जाता है। ये जो है नॉर्मल तरीका, प्राकृतिक तरीका से पानी वगैरह को शुद्ध किया जाता है, साफ किया जा सकता है। जिसमें पहला हो गया उबालना। भौतिक विधि में पहला विधि है हमारा उबालना। यह सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। पानी को 5 से 10 मिनट तक उबालने से इसमें मौजूद लगभग सभी कीटाणु, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या हो गया उबालने का? तो इसका फ़ायदा हो गया, घर पर आसानी से इसे किया जा सकता है और नॉर्मल तरीके से उबाला भी जाता है। फिर है छानना। पानी को साफ कपड़े, रेत या फिर चारकोल वगैरह की परतों से गुजरना। कहने का मतलब ये हो गया, बहुत सारे देखिएगा पानी में रेत वगैरह मिला होता है, तो आपको जो है इसे छानना ताकि जो कचड़े हैं वो रह जाएं और साफ पानी निकल जाए। यह पानी से तैरती हुई गंदगी, मिट्टी और कचड़े को अलग कर देता है। तो ये दूसरा विधि हो गया हम लोग का भौतिक विधि में दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हो गया आसवन। इसमें पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, फिर उस भाप को ठंडा करके दूसरे बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, जिससे सबसे शुद्ध पानी मिलता है। यानी क्या किया जाता है, सबसे पहले गर्म करके भाप बनाया जाता है और उस भाप को इकट्ठा करके दूसरे बर्तन में इसे फिर से पानी में बदल दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका हो गया। तो ये था हमारा 3 तरीके थे हमारा भौतिक विधि के। फिर हमारा हो गया दूसरा रासायनिक विधि। तो बोल रहा है कि बड़े स्तर पर, यानी शहर वगैरह में पानी की टंकियों वगैरह में पानी को साफ करने के लिए केमिकल्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। यानी ये रासायनिक विधि में हमें केमिकल वगैरह का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक विधि, जिसमें क्लोरोनीनेशन, ठीक है, क्लोरोनीकरण, पानी में क्लोरीन वगैरह की गोलियां या फिर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलाना, यह कीटाणुओं को मारने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका होता है। नगर निगम इस विधि का उपयोग किया करते हैं और जो है सार्वजनिक टंकी वगैरह में इसका उपयोग करके पानी को सुरक्षित किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरा तरीका हो गया वो है फिटकरी का उपयोग। फिटकरी को पानी में घुमाने से पानी का बारीक गंदगी भारी होकर नीचे बैठ जाता है और ऊपर का जो है साफ पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दूसरा फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है। तीसरा हो गया लाल दवा, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पुराने समय में कुओं के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए इसमें लाल दवा डाली जाती थी, जो हमारा था पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये रासायनिक विधि, ये रासायनिक 3 तरीके से हमें जो है पानियों का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे हमारा तीसरा जो है आधुनिक या फिर मशीनी विधि। ठीक है, तो आजकल घरों में वाटर प्यूरिफायर आरओ या फिर यूवी का इस्तेमाल बढ़ गया है। तो इस माध्यम से जो है वाटर प्यूरिफायर किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। जिसमें पहला हो गया आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको आरओ बोलते हैं। यह मशीन पानी को एक बहुत बारीक झिल्लियों से होकर गुजरती है, यानी ये पानी की बहुत ही बारीक झिल्ली से होकर गुजरती है। यह न केवल कीटाणुओं को हटाती है, बल्कि पानी में घुले हुए हानिकारक रसायन जैसे
आर्सेनिक वगैरह हो गया, फ्लोराइड वगैरह हो गया, अगर पानी में अवेलेबल है तो उन सभी को भी या फिर भारी धातुओं वगैरह को भी निकाल देती है और पानी को पूरा शुद्ध कर देती है। ठीक है, तो ये आरओ था। दूसरा है यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट। तो इसमें पानी के पारावैंगनिक किरणों के नीचे से गुजारा जाता है, यानी इसमें जो पानी को है वो पारावैंगनिक किरणों के नीचे से गुजारा जाता है। ये किरणें कीटाणुओं को मार देती है, जिसमें पानी का स्वाद नहीं बदलता है और जो है पानी सुरक्षित भी हो जाती है, शुद्धिकरण भी हो जाती है। फिर हमारा हो गया यूएफ। ठीक है, जो है अल्ट्रा फिल्टरेशन। यह बिना बिजली के चलने वाला फिल्टर है जो बैक्टीरिया और धूल को इससे हटाता है ये। ठीक है, लेकिन घुले हुए रसायनों को नहीं निकाल पाता, यानी इसके माध्यम से जो है बैक्टीरिया और धूल को तो हटाया जाता है, लेकिन अगर इसमें रसायन वगैरह घुले हुए हैं तो उसे नहीं हटा पाता है। तो ये 3 तरीकों से जो है, जो आधुनिक तरीके हैं, मशीनरी तरीका है, उससे भी जो है पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। चौथा तरीका हमारा हो गया वो है घरेलू और आसान तरीके। ये तरीका जिसमें पहला हो गया सूर्य की रोशनी। एक साफ प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर उसे 6-7 घंटे तक धूप में रखने से सूरज की किरणें कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो ये एक घरेलू और आसान तरीका है। फिर मिट्टी के बर्तन। मिट्टी यानी पानी को मिट्टी के घड़े में रखने से वह प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है और कुछ अशुद्धियाँ मिट्टी वगैरह अपने अंदर सोख लेती है। तो ये आसान तरीके हैं और घरेलू तरीका है पानी शुद्धिकरण के। अब इसका महत्व देख लेते हैं, यानी कि आखिर वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि जल शुद्धिकरण से क्या महत्व रहता है, उसका क्या जरूरी है। तो इससे जो है बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। शुद्ध पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दूसरा है कि बच्चों की सुरक्षा। दूषित पानी से बच्चों को दस्त की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, जो शुद्ध पानी उनकी जान बचाता है। कहने का मतलब ये है गंदगी यानी गंदी पानी वगैरह से, दूषित पानी वगैरह से बच्चों को दस्त, डायरिया वगैरह ज़्यादा फैलता है, जिससे जो है शुद्ध पानी से इससे बचाया जा सकता है, डायरिया से बचाया जा सकता है। तीसरा हो गया लीवर और किडनी की सुरक्षा। पानी में मौजूद भारी धातु हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाती है। शुद्धिकरण से ये अंग सुरक्षित रखते हैं। कई बार क्या होता है, पानी में देखे होंगे बहुत सारा जो है मिलावट होने से हमारा जो अंग है यानी शरीरी लीवर वगैरह, किडनी वगैरह, इन सभी को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा अंग वगैरह भी सुरक्षित रह सके। तो ये था हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शुद्धिकरण के बारे में। निष्कर्ष देखिए लिखा है कि जल शुद्धिकरण का अर्थ पानी को उबालकर या छानकर कीटाणु मुक्त बनाना। साफ पानी पीने से हम हैजा, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये था हमारा जल शुद्धिकरण। ये क्वेश्चन भी आपका दिया गया है, आपका आएगा, आप अच्छे से कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इन सभी का कार्य के बारे में और महत्व के बारे में देखेंगे। जिसमें पहला हो गया हम लोग का FSSAI, HACCP, ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इन सभी के कार्यों के बारे में, इन सभी का महत्व क्या रहता है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है पहले आंसर कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि भोजन खेत से खाली थाली तक पहुंचने के दौरान दूषित ना हो। यानी कहने का मतलब ये है, खेत में जो अनाज उगाए गए हैं उसको हम जो है शुद्धिकरण वगैरह करते करते थाली तक पहुंचते हुए भी ये दूषित ना हो, प्रदूषित ना हो, या फिर ये जो है मतलब प्रदूषित ना हो। ठीक है, उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नियम और मानक बनाए गए हैं। यानी जो हम लोग कंज्यूमर हैं, जो उपयोग करते हैं इन सभी चीज़ों का, ठीक है, उन सभी का स्वास्थ्य वगैरह की रक्षा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नियम और कानून बनाए गए हैं, जो कि हमारा 4 प्रमुख संस्था और प्रणालियाँ वगैरह इसे नियंत्रित करती है। जो चारों के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो पहला हो गया हम लोग का
FSSAI, ठीक है, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लिखा रहता, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये भारत का बहुत ही सर्वोच्च संस्था में से एक है जो खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और वितरण और बिक्री की देखभाल वगैरह करने का काम करती है। ये हमारा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है वो देखिए। तो इसका मुख्य कामों में से पहला काम हो गया कि नियम और मानक बनाना, खाद्य वस्तुओं के लिए ऐसा मानक तैयार करना या फिर तय करना जिससे मानव स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। तो ये पहला काम है। दूसरा काम है लाइसेंस और पंजीकरण। छोटे ढाब से लेकर, यानी छोटे ढाबों वगैरह जिसमें भोजन वगैरह बनते हैं, वहाँ से लेकर बड़ी खाद्य कंपनी तक लाइसेंस जारी करने का काम यही करती है हमारा FSSAI, ठीक है। निरीक्षण और जांच, खाद्य निरीक्षक यानी कि फूड इंस्पेक्टर वगैरह के माध्यम से दुकानों और फैक्ट्रियों वगैरह का जांच कराना, मिलावट पाए जाने पर उसे दंड देना और उसे बंद भी कई बार करना। तो ये सभी काम जो हमारा इसका होता है, ठीक है। आगे है प्रशिक्षण। खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्वच्छता और सुरक्षा का प्रशिक्षण देना, यानी उन्हें बताना, ट्रेनिंग देना। महत्व देखा जाए तो यह भारत में मिलावटखोरी को रोकता है। FSSAI का लोगों ग्राहकों का भरोसा दिलाता है कि भोजन वैज्ञानिक रूप से जांच किया गया है और सुरक्षित है। देखिएगा इसका लोगो लिखा रहता है, बहुत सारा प्रोडक्ट में स्टंप मारा रहता है जिससे पता चलता है कि इसके द्वारा जो है जांच किया गया है और ये सुरक्षित है। तो ये बहुत बड़ा मुख्य संस्था के रूप में काम करता है। दूसरा हमारा है दोस्तों, चलिए देखते हैं HACCP। इसका फुल फॉर्म होता है हाजर्ड एनालिटिक्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये कोई संस्था नहीं है बल्कि एक निवारक प्रणाली है ये, ठीक है। यानी ये संस्था वगैरह नहीं है, ये निवारक प्रणाली के रूप में काम करता है जिसे भोजन बनाने वाली कंपनी अपनाने का काम करती है। इसका प्रमुख काम क्या है तो वो देखिए। तो खतरा वगैरह का विश्लेषण करता है। यह पहचानता है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में कहाँ संक्रमण का खतरा है, यानी कहाँ से जो है कच्चा माल, पैकिंग वगैरह या फिर जो भी संक्रमक वगैरह का खतरा है, तो उसका विश्लेषण ये करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु यानी CCP, उन चरणों की पहचान करना जहां खतरे को रोकता या फिर खत्म किया जा सकता है। तो ये भी काम यही करता है। फिर है नियंत्रण निगरानी, यानी लगातार इसे जो है कंट्रोल करने, निगरानी करने का काम करता है। प्रक्रिया के दौरान लगातार जांच करना, जैसे दूध को सही तापमान में उबाला जा रहा है या नहीं। तो ये सभी चीज़ों को निगरानी करने का काम जो है हमारा ये करता है। इसका महत्व देखा जाए तो यह अंतिम उत्पाद खराब होने का इंतजार नहीं करता बल्कि बनाने की प्रक्रिया में ही सुधार करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है ये चीज़, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा तीसरा है वो ISO, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ISO एक वैश्विक संस्था है। ये जो संस्था है वो ये दुनिया का वैश्विक संस्था है, ठीक है, जो गुणवत्ता प्रबंधन के मानक तय करती है। खाद्य क्षेत्र के लिए ISO 22,000 सबसे मुख्य मानक है, यानी ISO 22,000 सबसे प्रमुख मानक में से एक है। इसका प्रमुख कार्य देखा जाए तो प्रबंधक प्रणाली, यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास भोजन को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है। तो ये सुनिश्चित करता है, जांच करता है, पता करता है। फिर है संसाधन प्रबंधन, जिसमें सफाई हो गया, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और मशीनों वगैरह की रख रखाव का वैश्विक मानक प्रदान करने का काम करता है ISO। पारदर्शिता, पूरी सप्लाई चेन यानी खेत से दुकान तक की पारदर्शिता लाना, यानी लोगों को पता चल पाना, सभी चीज़ पता चलता है कि आखिर कैसे ये काम करती, कैसे बनाता है। तो ये सभी चीज़ें महत्व देखिए लिखा है कि ISO
प्रमाणन एक राष्ट्रीय गुणवत्ता की मोहर है। यदि किसी कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेट है तो वह दुनिया के किसी भी देश में अपना उत्पाद आसानी से बेच सकता है, क्योंकि यह जो है वैश्विक भरोसे का प्रतीक होता है। तो ये हमारा ISO जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। फिर चौथा हो गया हम लोग का कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। इसे जो है खाद्य संहिता यानी फूड कोड कहा जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन से मिलकर बनाया गया है। इसका मुख्य काम होता है वैश्विक मानक यानी दुनिया भर के भोजन की शुद्धता, लेबलिंग और कीटनाशकों की मात्रा का मानक तय करना। तो ये पहला काम है। दूसरा काम है निष्पक्ष व्यापार, यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न देशों के बीच खाद्य व्यापार में कोई पक्षपात ना हो रहा हो। तो ये दूसरा काम है इसका। आगे काम है संदर्भ, जब दो देशों के बीच व्यापारिक विवाद होता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कोडेक्स के नियमों को ही अंतिम आधार मानकर जो है काम करता है। इसका महत्व देखा जाए तो यह पूरी दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल रूल बुक की तरह करता है। यह सुनिश्चित करता है कि चाहे खाना अमेरिका में बने या भारत में, इसकी सुरक्षा का स्तर एक जैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो ये हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस था। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि इन चारों का उद्देश्य एक ही है, सुरक्षित भोजन। FSSAI जो भारत का कानून है, HACCP सुरक्षा की तकनीक है, ISO ये गुणवत्ता का प्रमाण देता है और कोडेक्स अंतर्राष्ट्रीय नियमों का आधार के रूप में है। इन मानकों का पालन से ही हम फूड पॉइजनिंग और मिलावट जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो ये हमारा चार प्रमुख चीज जो है वो काम करता है हमारा खाद्य सुरक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन की परिभाषा, सिद्धांत एवं विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका यूनिट 5 में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है कि स्वास्थ्य शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य का वह आधार स्तंभ होता है जो लोगों को अपनी जीवन शैली और आदतों में सकारात्मक सुधार करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, ताकि वह स्वयं को और अपने समाज को बीमारियों से बचा सके। यानी देखिए, सीधा कहने का मतलब ये है, जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा होता है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा आधार होता है, जो लोगों को अपनी जीवन शैली और आदतों में पॉजिटिव सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, ताकि वे खुद को और अपने पूरे समाज को भी बीमारी से बचा सके। देखिए परिभाषा दिया गया है। पहला है, सरल शब्दों में देखा जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों और समुदायों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उसे स्वस्थ रहने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो ये हमारा स्वास्थ्य शिक्षा। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO के अनुसार एक परिभाषा दिया गया है, यानी स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ उन सभी अवसरों और सूचनाओं को प्रदान करना है जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को बढ़ाते हैं और उसके व्यवहार में ऐसा सुधार लाते हैं जिससे उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो यही है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दिया गया स्वास्थ्य शिक्षा पर परिभाषा। फिर है थॉमस वुड के अनुसार, तो उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय या फिर नस्ल के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें, दृष्टिकोण और ज्ञान पर अनुकूल प्रभाव डालने का काम करती है। तो ये हमारा स्वास्थ्य शिक्षा होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक सिद्धांतों का पालन किया गया है, जिसमें पहला हो गया रुचि यानी इंटरेस्ट। लोग वही सीखना पसंद करते हैं जिसमें उसकी रुचि हो, इसलिए शिक्षा उसकी स्थानीय समस्या जैसे किसी क्षेत्र में डेंगू,
ये सभी चीज़ें पर आधारित होनी चाहिए, यानी वैसा होना चाहिए जो इंटरेस्टेड हो, तभी लोग जो है सीखना पसंद करते हैं। तो ये वैसा ही होना चाहिए, स्थानीय समस्या वगैरह के बारे में होना चाहिए, तभी आपको लोग इंटरेस्ट उसमें रखेंगे। फिर सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन, केवल भाषण देने के बजाय लोगों को चर्चाओं, सवालों और गतिविधियों में शामिल करना, ताकि वे सुनने से ज़्यादा ज़्यादा करने से सीख जाते हैं। यानी सुनेंगे उससे ज़्यादा वो प्रैक्टिकल करेंगे साथ ही साथ जो है। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से जो है आगे बढ़ाया जाता है स्वास्थ्य शिक्षा को। फिर है बोधगम्यता यानी कंप्रीहेंशन, जानकारी लोगों की मातृभाषा और उसके मानसिक स्तर के अनुसार बहुत ही सरल होनी चाहिए। तकनीकी शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक है। फिर है ज्ञात से अज्ञात यानी नॉन टू अननोन, शिक्षा की शुरुआत उन बातों से करनी चाहिए जिसे लोग पहले से जानते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें नई और जटिल जानकारी देना चाहिए, ताकि लोग जो है अपनी रुचि बनाए रखें और उन्हें भी जो है अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। आगे पुनरावृत्ति यानी इन री इनफोर्समेंट, किसी भी विचार को व्यवहार में बदलने के लिए संदेश को अलग अलग माध्यम से बार बार दोहराना जरूरी होता है। आगे हमारा हो गया दोस्तों प्रोत्साहन, मोटिवेशन, लोगों को स्वास्थ्य सुधार के फायदे जैसे पैसे की बचत होगी, लंबी आयु मिलेगी, ये सब का मोटिवेशन दे के जो है उसे स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देने का काम करना है। इन सभी के बारे में बताकर उन्हें बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर है आदर्श प्रस्तुत करना यानी एग्जाम्पल वगैरह देके उन्हें समझाना। स्वास्थ्य शिक्षक को स्वयं उन नियमों का पालन करना चाहिए जो दूसरे को सिखा रहे हैं, तभी लोग जो है उसे फॉलो करेंगे। तो ये है। आगे देखिए कि स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों के बारे में देखेंगे। तो इसे जो है 3 विधियों में बांटा गया है। पहला विधि है व्यक्तिगत विधि, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक समय में एक व्यक्ति या फिर परिवार के सामने बात करता है। तो ये पहला विधि है, जिसमें परामर्श आता है, काउंसलिंग, डॉक्टर या नर्स द्वारा मरीजों को दी गई सलाह, तो ये परामर्श हो गया। फिर है ग्रावेड यानी होम विजिट वगैरह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का घर घर जाकर जानकारी देना, तो ये है। फायदा इसका देखिए यह सबसे प्रभावशाली विधि है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी निजी जो भी शंका वगैरह है, जो भी कन्फ्यूजन है, उन सभी को खुलकर पूछ सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ी फायदा होती है हमारा व्यक्तिगत विधि का। दूसरा है सामूहिक विधि, इसमें जो है एक समूह के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। जब एक ही तरह की समस्या वाले लोगों की समूह हो, यानी मान लीजिए गर्भवती महिला वगैरह का समूह हो या फिर छात्र वगैरह का, तो उन लोगों को शिक्षित करने का काम करता है ये हमारा सामुदायिक या फिर सामूहिक विधि, ठीक है। इसमें व्याख्यान वगैरह यानी लेक्चर वगैरह देना, मौखिक रूप से जानकारी देना उन्हें। फिर है प्रदर्शन यानी करके दिखाना कि कैसे वो जो है काम करें, कैसे वो हाथ धोने का सही तरीका, यानी मतलब जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाना, ठीक है। फिर है समूह चर्चा, लोगों के अनुभवों और विचारों को आपस में शेयर करना, आपस में बातचीत करना। कार्यशाला, व्यवहारिक कौशल सिखाना। फिर है पैनल चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा किसी विषय पर बातचीत करना। तो ये सब हमारा हो गया सामूहिक विधि। और हमारा तीसरा जो है वो जन संपर्क विधि है, तो वो देखते हैं। जब बहुत बड़ी आबादी तक कम समय में संदेश पहुंचाने हो, तो ये हमारा हो जाता है प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, दीवार लेखन या फिर प्लेटफॉर्म्स वगैरह के माध्यम से भी किया जाता है, यानी विज्ञापन वगैरह, ऐड वगैरह के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके माध्यम से, यानी रेडियो संदेश के माध्यम से, टीवी विज्ञापन के माध्यम से। जैसे कि आप देख लीजिए, आप देखे होंगे कोरोना के टाइम पर एक बार मतलब कोरोना के टाइम पर कॉल आप करते थे किसी को भी, तो एक बोला जाता था अमिताभ बच्चन के वॉइस में, ठीक है, यानी कि मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, ऐसा बोला जाता था ना। तो वही सभी के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी देना। और देखा जाए तो ऐड वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से। तो ये विधि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। फिर है पारंपरिक माध्यम से, यानी नुक्कड़ नाटक वगैरह, कठपुतली शो वगैरह के माध्यम से, लोकगीत और भजन मंडली के माध्यम से। तो ये सभी माध्यम से जो है
लो ये हमारा हो गया जन संपर्क विधि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। निष्कर्ष देखिए तो लिखा गया दोस्तों कि स्वास्थ्य शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है इलाज से बेहतर बचाव, यानी बीमारी होने के बाद इलाज करने से अच्छा है आप पहले से बचाव कीजिए। भावना को जन जन तक पहुंचाना, यानी ये विचार को जन जन तक पहुंचाना। जब समाज में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है तभी स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक रूप से सफल माना जाता है। तो ये था हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। तो ये हमारा टोटल 10 प्रश्न था दोस्तों आपका पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, जो एमडीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। आप जो है टेलीग्राम पर नहीं जुड़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।